हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करना। मनीष, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हम लोग आज की क्लास में लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं और हम लोग कर रहे थे दोस्तों सप्लाई। तो अब तक हम कहाँ कर चुके हैं, मैं फटाफट रिवाइज करा दूं और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। हाँ या ना? सप्लाई includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, license, lease, rental और डिस्पोजल। है ना? ये बात पड़ी थी। ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मेरी एक आदत है कि मैं नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, सॉरी, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी फटाफट क्विकली रिवाइज करा देता हूं जो हम लोगों ने पहले किया। आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये ध्यान है तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो सप्लाई में ये बात पड़ी थी, बिजनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है ना, गुड्स होना जरूरी है, सर्विसेज होना जरूरी है। ये सारी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7(1)(a), जिसमें पढ़ा था कि जो एसोसिएशन होते हैं और जो इसके मेंबर्स होते हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। क्या है? ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। यानी एसोसिएशन मेंबर्स को, या मेंबर्स एसोसिएशन को, कोई भी सप्लाई करता है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करता है, गुड बेचता है या सर्विस भेजता है, तो दोस्तों ये सप्लाई माना जाएगा। ये बात बोली गई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज AA। फिर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज B, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपने इंपोर्ट किए हैं सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है बाय अ पर्सन whether or not in the course or furtherance of business। क्या मतलब है दोस्तों? अगर मैंने कोई दूसरे देश से सर्विस इंपोर्ट करी है, कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट करी है, बिजनेस हो या ना हो, बिजनेस हो या ना हो, सर्विस अगर इंपोर्ट करी है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज C, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें आता है शेड्यूल नंबर 1, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे 4 पॉइंट्स। बताओ क्या क्या। नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन।
रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? और पढ़ा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन without consideration in the course of business, यानी बिजनेस होना जरूरी है। बोलो हाँ या ना। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, बोलो यस और नो एवरीवन। यस। तो डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। यस, जिसका आईटीसी आपने ले रखा हो, बिल्कुल सही मनीष। आईटीसी ले रखा है तो रिवर्स करना पड़ेगा। यस, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, या फिर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट कराई हो फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन द कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे आ जाओ। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, और वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और शेड्यूल, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A। ये बात करता है दोस्तों ऐसी एक्टिविटीज which are supply but they are clarified as supply of goods or सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बच्चों हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल नंबर 2। इस शेड्यूल नंबर 2 में ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस के बारे में बात हो रही है जो कि क्लैरिफाई, सप्लाई तो वो है, ये बात तो क्लियर है कि वो सप्लाई है, बट ये क्लैरिफाई किया गया कि वो सप्लाई ऑफ गुड है या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। आओ जरा वो टेबल की तरफ नजर रखते हैं। आओ देखें, जैसे कि ये टेबल है। अब यहां पर आपको बताना है ये सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं इस चीज को छुपा देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप आंसर दो। आप लोग इतने समझदार हो, बोलो हाँ या ना, हो या नहीं हो तो इसीलिए आप लोग मुझे आंसर दो। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, गवर्नमेंट ने तो बना दिया टेबल शेड्यूल 2, बट आप लोग बताओ, क्या आप खुद नहीं बता सकते? टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर करना इज सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ या ना? टाइटल बेचना इज सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट इन गुड्स देना, राइट इन गुड्स देना, किसी को राइट देना, तो दैट इज अच्छा टाइटल नहीं दिया, सिर्फ राइट दिया, दैट इज सर्विस। बोलो हाँ या ना, दैट इज सर्विस। नंबर 3, टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at future date upon the payment of full consideration। दोस्तों समझो ध्यान से, आप मुझे जब पेमेंट दे दोगे ना तब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान ली जाएगी। दोस्तों हायर परचेज में ऐसे ही तो होता है। हायर परचेज वाले ट्रांजैक्शन में एक सेलर है, एक बायर है। बायर ने डाउन पेमेंट देके जो अमाउंट है वो बता दिया कि भाई मैं इतना आपको दे दूंगा, और बायर मुझे इंस्टॉलमेंट्स देता रहता है। सेलर वो इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है। पोजेशन प्रॉपर्टी की बायर के पास चली तो जाती है, बट बायर मालिक तब बनता है जब आखिरी किस्त दे देता है। कुछ ऐसा ही बात सी पार्ट में लिखा गया है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। तो बताओ ये हायर परचेज का केस है, क्या ये अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। इज दैट क्लियर? सो टाइटल बेचना सप्लाई ऑफ गुड्स है। राइट देना ट्रांसफर ऑफ टाइटल के बिना राइट देना
इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर तो टाइटल ही हो रहा है, बट अभी नहीं, फ्यूचर में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या माना जाएगा, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स। मुझे आप लोग आंसर दो प्लीज, आप लोग आंसर दो। लैंड बिल्डिंग लीज पर दी है, लीज पर, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड लैंड, क्या है ये हर हाल में दोस्तों सर्विस है। लीज पर देना इज अ सर्विस, यस और नो। लीज और लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स। भाई अगर मैं किसी को लेट आउट करता हूं कोई बिल्डिंग या लैंड, अगेन ये क्या है, सर्विस है। बोलो यस और नो। नेक्स्ट देखो नंबर 3, ट्रीटमेंट या प्रोसेस। किसी प्रोडक्ट पे कोई ट्रीटमेंट किया, जैसे कि जॉब वर्क, कि जैसे कि कोई जॉब वर्क, अगर आज बाटा कंपनी एक्शन शूज कंपनी को ये कहती है कि मेरे लिए शूज बनाओ, मैं आपको पर शू पर पैसा दूंगा, है ना, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्शन कंपनी बाटा कंपनी को क्या दे रही है, सर्विस ही तो दे रही है दोस्तों, है ना। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। दोस्तों मेरे पास कोई गुड्स है जो मेरे बिजनेस एसेट्स हैं, जिस पर मैंने आईटीसी ले रखा है, अब मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, गवर्नमेंट क्या कहता है, क्या बोलेगा, सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस, ये गुड है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब किसी और को ट्रांसफर करना, क्या आज नहीं तो कल, मतलब अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी के राइट में किसी और को दे रहा हूं, तो क्या होगा, गुड सप्लाई हो गया। सो गुड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ओनर वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हो या ना हो, बट अगर मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया दोस्तों, तो यस इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये आंसर आप देख सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओनर, ओनर यूजेस और अलाउड टू यूज बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज। मैं किसी एसेट को जो मेरे बिजनेस का था, उस एसेट को मैं घर लेकर जा रहा हूं, यूज कर रहा हूं, पर्सनल यूज, है ना। अगर मुझे बिजनेस ने अलाउ किया कि मैं एज अ ओनर लेकर जा सकता हूं ये एसेट, तो दोस्तों ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड तो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं, मैंने खरीदा नहीं है वो एसेट। क्या बिजनेस ने वो एसेट मुझे बेच दिया है, नहीं, ये यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो ये सर्विस है दोस्तों। क्या है ये, सर्विस है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये सर्विस है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इफ ओनर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अगर मालिक टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता, मालिक ने बिजनेस क्या कर दिया, बंद, तो बिजनेस एसेट मान लिए जाएंगे कि उस बिजनेस एसेट को मालिक ने क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया है ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली। इज दैट क्लियर? So if owner ceases to be a taxable person, then business assets will be assumed to be supplied by him. यानी ये supply of goods माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा, supply of goods. Is that clear everyone? ये supply of goods है। तो ये सब supply of goods है। Next, अब कौन से पॉइंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एक्चुअली नीचे वाले पॉइंट को बोल रहा है कि एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैंने बिजनेस को चलता चलता बेच दिया, मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी में पूरा बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज सब कुछ बेच दिया किसी और को, तो क्या ऐसे केस में भी सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट कह रहे जब आप बिजनेस बेचते हो ना, तो यहां पर जो भी आईटीसी होगा उस बिजनेस का, वो बिजनेस का आईटीसी दूसरे बिजनेस को मिल जाएगा। अच्छा हाँ, तो इसलिए ये सप्लाई ऑफ गुड नहीं माना जाएगा। अगर मैंने बिजनेस में से सिर्फ एसेट बेचे होते तो ये सप्लाई ऑफ गुड होता, बट अगर मैंने पूरा बिजनेस ही बेच दिया किसी को, तो ऐसे केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ये ना ही गुड सप्लाई का माना जाएगा, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस, ये एक्सेप्शन केस है। क्या मेरी बात क्लियर है? या फिर फादर का बिजनेस था, बिजनेस, फादर की डेथ हो गई, बेटे ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, अब बेटा बिजनेस चला रहा है, गवर्नमेंट ने कह दिया फादर ने गुड्स बेचे हैं। अरे कहां से बेचे हैं, फादर ने बिजनेस बेटे को दे दिया, अब बिजनेस बेटा संभाल रहा है आगे, तो ऐसे केस में क्या सप्लाई मान लिया जाएगा, नहीं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मैं इस टेबल पे जो भी आ रहा है ना, मैं वो नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, आप लोग खुद बता सकते हो यस और नो। यहां पर मतलब मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं,
क्लियर? सप्लाई ऑफ सर्विस, देखो नाम में ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आज मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर देता हूं, दैट इज अ सर्विस, है ना? बट याद रहे, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर मैं किसी को अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देता हूं ना, उस पर जीएसटी नहीं है। ये बात हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर देना, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर। अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, कोई सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये क्या है? ये सर्विस है दोस्तों। क्या है ये? सर्विस है कि नहीं? टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एन एनी आईपीआर। भाई अगर मैं किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे देता हूं, जैसे कि मैंने किसी को पेटेंट राइट दे दिए, किसी को कॉपीराइट दे दिया, बट उसके बदले में मैं क्या रॉयल्टी दूंगा? हाँ, ये जो मैंने आपको दिया, दैट इज अ सर्विस, नॉट अ गुड। बोलो यस और नो? ये भी क्या होगा? सर्विस। गुड थोड़ी ना होगा। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या लग रहा है? ये सब सर्विस है। नाम से ही लगता है। तो agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act। बच्चों अगर मैं आपको कोई काम के बदले में मैं कोई काम, कोई एक्ट करके दूं, या मैं कोई एक्ट बर्दाश्त कर लूं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस। ये गुड तो नहीं हो सकता ना किसी भी हाल में। ये सारी चीजें सर्विस है। टॉलरेटिंग एन एक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो दिवाली आ रही है, मैंने एक दुकानदार को बोला, मैंने कहा दुकानदार जी, आपकी दुकान के आगे स्टॉल लगाना चाहता हूं, सोन पापड़ी बेचूंगा। तो मेरे यहाँ पर 3-4 लोग हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, मैं मिलकर हम लोग यहाँ पे टेबल लगा के, स्टॉल लगा के बेचना चाहते हैं, तो मुझे बताओ अलाउ करते हो? तो उन्होंने कहा मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा आपको पैसे देंगे ना, आपको 15 दिन के लिए हम आपको 20,000 रुपए देंगे। तो हम आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप हमें ये अलाउ कर दो कि हम यहाँ पर ये काम कर सके। तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए 20,000 रुपए लेकर। क्या मेरी बात समझ में आई? दैट इज अलाउइंग राइट टू प्रोवाइड। तो बेसिकली वो टॉलरेट कर रहे हैं क्या? एक्ट को, हमारी इस एक्ट को, कि हम वहां पर काम कर पा रहे हैं। और हो सकता है उस वजह से उनके कस्टमर भी टूट रहे हो, बट यस, टॉलरेटिंग एन एक्ट, इट इज अ सर्विस। बोलो हाँ या ना? सो एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, ये सब सर्विस है। बोलो यस और नो? हाँ, रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करना इज अ गुड, यस, इट इज अ गुड। डन। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पस। अगर मैं किसी को राइट देता हूं, अगेन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, इट इज अगेन अ सर्विस। बोलो हाँ या ना? ये भी सर्विस है। आगे आ जाओ। कॉम्पोजिट सप्लाई। बच्चों कॉम्पोजिट सप्लाई, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों होते हैं, है ना? जैसे मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूं, तो क्या मैं आपको सिर्फ बिल्डिंग बना के दूंगा? नहीं, उसके अंदर गुड्स भी लगा के दूंगा ना, सीमेंट, ब्रेक, टाइल्स, ये सब चीजें। ऐसी सर्विस को हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोलते हैं। दोस्तों नाम में ही सर्विस लिखा है, ये सर्विस होती है, ये गुड नहीं होता। तो आपको बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल नंबर 2 बनाया इस पर्पज से है, ताकि आपको ये क्लैरिफाई कर दिया जाए कि क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड है और क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे आ जाओ। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। दोस्तों ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट इज अ सर्विस। ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले के जमाने में ना, जो गवर्नमेंट थी, रेस्टोरेंट में क्योंकि आप खाना बेच रहे हो तो उस पर वैट भी लगाती थी। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देती थी, क्योंकि वो कहते थे कि खाना ही तो बेच रहे हैं, खाना फूड आइटम है तो वैट लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी नहीं जी नहीं, ये तो सर्विस है, तो इस पर सर्विस टैक्स लगना चाहिए। तो गुड्स लगाने की वजह से वैट लगा दिया और सर्विस होने की वजह से सर्विस टैक्स लगा दिया। जनता ने जवाब मांगा, कि जनता ने बोला कि भाई आप क्लेरिफाई करो कि ये गुड है या सर्विस। आपको खुद को नहीं पता तो आप हमें क्या बताओगे? बोलो हाँ या ना? तो जनता का सवाल सही था। तो दोस्तों यहां पे ये क्लेरिफाई किया गया है कि अगर आप कोई
रेस्टोरेंट का काम करते हो तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि ये एक सर्विस है। क्या है ये? सर्विस है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, वही अभी जो हम लोगों ने पढ़ा भी था 71AA में भी पढ़ा था। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर मेंबर्स को सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, सर्विस थोड़ी ना मान लिया जाएगा, हाँ या ना? तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। तो सेक्शन नंबर 71A के अंदर यही था। समझ में आया कि नहीं? 71A, 71A। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था शेड्यूल नंबर 2। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको वैसे एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट का एग्जांपल ये लिखा, देखो, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, अ शॉपकीपर अलाउइंग अ हॉकर टू ऑपरेट फ्रॉम द कॉमन पेमेंट इन द फ्रंट ऑफ द शॉप अगेंस्ट अ मंथली पेमेंट बाय द हॉकर। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, हॉकर ही हो गया ना वो, ठीक है। वैसे हॉकर उसको बोलते हैं जो न्यूज़पेपर का काम करते हैं दिन भर में, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो बट वो दुकानदार अलाउ कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या ले रहे होंगे? पैसा ले रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये अलाउ करना, अलाउ करना, इट इज अ सर्विस, ये गुड नहीं है। ठीक है जी। तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत बेसिक है, मैंने आपको समझा दिए वैसे। आगे आगे ना, कुछ और सर्कुलर्स हैं जो क्लेरिफाई करना जरूरी है। ये तो सिचुएशन के एग्जांपल्स हैं, ये तो हम लोगों को पता है। मैं कुछ और सर्कुलर्स के बारे में क्लेरिफाई करना चाहता हूं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, liquidated damages, where the amount paid as a liquidated damages is any amount paid only to compensate for injury or loss or damage suffered by aggrieved party due to the breach of contract, and there is no agreement expressed or implied by the aggrieved party receiving the liquidated damages to refrain from or tolerate an act or to do an act, to do anything for the party paying the liquidated damages. In such cases, liquidated damages are mere flow of money from the party who causes breach of contract to the party who suffered loss or damage due to such breach. Such payment do not constitute consideration for the supply and are not taxable. दोस्तों, लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स किसी एक पार्टी ने ब्रीच कर दिए। ब्रीच करने की वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट लिखी हुई थी 5 लाख रुपए देने, तो अगर मान लो मैंने ब्रीच किया तो मैं आई एम लाइबल टू पे यू 5 लाख रुपीस, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस होता है, यहां पर ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। बट पहले तो ये बताओ कि ये सप्लाई है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ये सप्लाई नहीं हुआ। बताओ क्यों? बताओ क्यों ये सप्लाई नहीं है? कहता है भाई साहब ये सप्लाई कहां से है? एक बात बताओ, आपने मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अगर काम नहीं करूंगा उसके ये पैसे होंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अलग क्लॉज जरूर है, बट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का नहीं होता काम ना करने के, काम करने का होता है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो ना करने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपके साथ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मुझे फॉलो करनी थी और मैंने नहीं करी, जो मैंने करनी थी दैट इज अ सर्विस, और उसके बदले में तुम मुझे पैसे दे रहे होगे। बट अगर मैंने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं आपको क्या दूंगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये सप्लाई माना नहीं जाएगा, इसीलिए ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो समझना जरूरी है, हम कुछ नई बात पढ़ रहे हैं, सर्कुलर्स, और उसकी क्या पढ़ रहे हैं? क्लैरिफिकेशन, जिसमें यह बात क्लियर की गई, नंबर 1 लिक्विडेटेड डैमेजेस, और यह बात की गई इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई।
ओके, नंबर 2, अमाउंट पेड फॉर acceptance of late payment, early termination of lease, or for prepayment of the loan, or the amount forfeited or cancellation of service by customer as contemplated by the court contract as a part of commercial terms and agreed to by the parties constitute consideration for the supply of facility, namely of acceptance of late payment, early termination of lease agreement, or prepayment of the loan, and making arrangement of the intended supply by the tour operator respectively. Therefore, such payments, even though referred to as a fine or penalty, are actually the payments that are amounted to consideration for supply and are subjected to GST in cases where principal supply is taxable. Since these supplies are ancillary to principal for the which contract is signed, they shall be eligible to be assessed as a principal supply. Hence, such payment will not be taxable if principal supply is exempt supply. समझो दोस्तों, हमारा अगला सर्कुलर बात कर रहा है लेट फी की या फिर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज की या फिर प्री पेमेंट ऑफ लोन की एटसेट्रा। अगला हमारा सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख रुपए का, और क्योंकि पेमेंट दी गई है लेट देने पर 2000 रुपए पर डे की लेट फी लगाई गई है। कितने रुपए की? 2000 पर डे। मान लो एक्स ने वाई को पैसा देना था और उसने 10 दिन डिले किया, तो बताओ 5 लाख रुपए प्लस 10 दिन के हिसाब से 20,000 रुपए टोटल हो गया 5,20,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों? हाँ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या वो लेट फी इंक्लूड कर दी जाती है वैल्यू में? यस। तो गवर्नमेंट भी तो यही कह रहा है ये सप्लाई है, ये कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, अर्ली टर्मिनेशन ये भी क्या है? ये सप्लाई माना जा रहा है, इट इज अ सप्लाई। तो जो लेट फी है, अगर आज तुम मुझे पैसा लेट दे रहे हो और उसके बदले में मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा हूं, तो ये इसी चीज की सर्विस है। बोलो हाँ या ना? क्या आप मुझे लेट पैसा दे रहे हो और मैं अलाउ कर रहा हूं कि आप लेट दो, और अगर आप लेट देते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था। इज दैट क्लियर? और वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों पूरी वैल्यू पर क्या लगना चाहिए? जीएसटी। यस और नो? पूरी वैल्यू पर क्या लगना चाहिए? जीएसटी। सिमिलरली आपके साथ मेरा लीज एग्रीमेंट हुआ है 10 सालों का, और 10 सालों का लीज एग्रीमेंट हुआ है, बट लीज एग्रीमेंट को मैं अर्ली टर्मिनेट कर रहा हूं, तो मेरे पास वो लीज एग्रीमेंट था, मैं लेसर हूं, आप लेसी हो, आप वो प्रॉपर्टी लीज पर रखा हुआ है आपने, और हुआ ये कि आपने मुझे सारे पेमेंट पूरी दे दी, टाइम पर दे दी, या लीज एग्रीमेंट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, पहले टर्मिनेट हो गया, सारा लीज का अमाउंट मुझे पे कर दिया, और आपने कहा मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, लीज आप लेसर हो और मैं लेसी हूं। आपने मुझे प्रॉपर्टी लीज पर दी, मैंने लीज पर खरीदी। लीज पे लेने के बाद मेरे को 10 साल के लिए चाहिए थी ना, बट हुआ ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि लेसर चाहे तो वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, बट उसके लिए लेसर क्या करेगा? जितना पैसा लेसी ने दिया था लेसर को, वो पैसा वापस करेगा। तो लेसर ने लेसी को सारे पैसे वापस कर दिए, तो लीज का क्या हो गया? अर्ली टर्मिनेशन हो गया। और अगर इस चीज के भी कुछ पैसे हैं, कुछ चार्जेस हैं दोस्तों, अर्ली टर्मिनेशन के भी चार्जेस हो सकते हैं। भाई जो लेसी बैठा है उसको नुकसान हुआ, तो इस रीजन की वजह से, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज की वजह से कुछ पेमेंट हो सकती है। वो पेमेंट पर
सप्लाई माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी जाएगा। सिमिलरली प्री पेमेंट ऑफ लोन, लोन है 10 सालों का, बैंक से आपने लिया हुआ है, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक लोन को लटकाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को रेवेन्यू ही तभी मिलता है। बट अगर लोन की पेमेंट आपने पहले कर दी तो बैंक को नुकसान हो जाता है, इसलिए बैंक उस चीज पर क्या लगाता है, चार्जेस, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। क्या बोलते हैं, प्री पेमेंट, लोन को पहले चुका दिया इसलिए हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। जी हाँ, प्री पेमेंट पेनल्टी भी होती है, अगर आप पहले दे दोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। अब ये पेनल्टी भी तो सप्लाई है, बोलो हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने ये सब बातें को क्या किया है, सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये देखो, अमाउंट पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द लेट फी, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज और फॉर प्रीपेमेंट ऑफ द लोन, और अमाउंट फॉरफिटेड on cancellation of service by customer as a contemplated by the contract as a part of commercial terms agreement agreed to by the parties। कह रहा है ये मान लिया जाएगा कि ये एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म्स क्या किए गए थे, एग्री किए गए थे, ये टर्म्स क्या किए गए थे, एग्री किए गए थे। तो constitute consideration for the supply of facility, namely of the acceptance of late payment, early termination of lease agreement, of prepayment of the loan and of making arrangement for the intended supply by the tour operator respectively। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। द पॉइंट इज कि यस ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। सारे बच्चे बताओ इसमें प्रिंसिपल क्या है, क्या ये एंसिलरी नहीं है? हाँ, प्रिंसिपल क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना सप्लाई, जिसकी वजह से लिक्विडेट, जिसकी वजह से लेट फी लगाई जा रही है, वो होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया वो, ये हो गया एंसिलरी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको हम कॉम्पोजिट ही बोलेंगे, बट ये प्रिंसिपल। तो इस पर जो भी जीएसटी रेट लगेगा, जो भी इस प्रिंसिपल का जीएसटी रेट होगा, क्या वही वाला पूरे पर लगा दिया जाएगा टोटल पे? यस, ये बात आप इंटर में भी पढ़ चुके हो, है ना। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। यस और नो एवरीवन? नंबर 3, कॉम्पेंसेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। अब इस पे भी कुछ गवर्नमेंट ने बोला है, कॉम्पेंसेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। कोल ब्लॉक्स, देयर वाज नो एग्रीमेंट or agreement between prior allottees and the government that previous allottees, मतलब there was no contract agreement between, किसके बीच में, allottees जिनको allot किया गया, right दिया गया, and the government that the previous allottee shall agree to or tolerate cancellation of coal blocks allocated to them if the government pays compensation to them। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, यहां पर ना गवर्नमेंट अलाउ करता है कोल ब्लॉक्स, ये गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है। कोल ब्लॉक्स वो एरिया होते हैं जहां से आप कोयले को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ये ब्लॉक्स बनाए हैं, मान लो बिहार में, और बिहार में ये कोल ब्लॉक्स को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि आप यहां पे माइनिंग कर सकते हो। टेंडर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, टेंडर। अगर कल को गवर्नमेंट कैंसलेशन कर दे कोल ब्लॉक्स की, नहीं जी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तो क्या ऐसे केस में जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, अगर ये कल को कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, क्या वो कंपनी को नुकसान नहीं हुआ? हां हुआ। ऐसे केस में देखो क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट पेज द कॉम्पेंसेशन टू देम। द कॉम्पेंसेशन वॉज गिवन टू देम फॉर सच कैंसिलेशन not under a contract between the allottees and government, but under the provision of the statute because of law and in the pursuance of the Supreme Court order. Therefore, the compensation paid for the cancellation of coal block pursuant to order of Supreme Court is not taxable, not a supply। तो कैंसलेशन कर दिया ब्लॉक का, कोल ब्लॉक कैंसिल कर दिया, कह रहे जी सॉरी आपको हमने पहले बोल दिया था, टेंडर पास हो गया था, बट हम अभी आपको नहीं दे सकते, अलाउ नहीं कर सकते। उसने XYZ ने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मैंने 100 लेबर हायर कर ली और मैंने इतना इतना मशीनरी मंगवा ली, आप कह रहे हो कि कोल ब्लॉक नहीं दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे तो
कितने रुपए लग गए? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको इस चीज का भुगतान देंगे, हम आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं इस चीज के। कितने रुपए दे रहे हैं? 2 करोड़। तो आपको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं इस चीज के लिए, चिंता मत करो। तो जो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट कर रहा है, पॉइंट ये हो रहा है क्या ये सप्लाई है? तो गवर्नमेंट ने कहा नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। रीजन बीइंग एग्रीमेंट कैंसिलेशन के लिए था ही नहीं, एग्रीमेंट कैंसिलेशन के लिए नहीं था। अच्छा, तो एग्रीमेंट तो कोल ब्लॉक के लिए था, अलाउ कर दिया, कैंसिलेशन कैसे कर दिया? अब बिकॉज ऑफ स्टैट्यूट, बिकॉज ऑफ लॉ, लॉ में लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है ये बात कि जब भी कभी कोल ब्लॉक को गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल किया जाएगा तो गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे एन अमाउंट टू द कंपनी, कंपनी को पैसा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? यस मनीष, यस। हाँ बिहार, तो भाई आयुष भाई का प्यार बहुत है, ठीक है, तो पॉइंट वहां पे आ गया। डन, समझ में आया ना? नंबर 3, आगे आ जाओ। हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या सर्कुलर्स आए। एक सर्कुलर और डिस्कस कर रहे हैं, चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी। चेक डिसऑनर होने की फाइन या पेनल्टी। अगेन द पॉइंट इज सेम। क्या मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? आपने मुझे कितने रुपए देने थे? 5 लाख। आपने मुझे 5 लाख का चेक दे दिया, मैंने 5 लाख का चेक बैंक में डाल दिया, बैंक वालों ने चेक किया, पेमेंट चेक करी और 5 लाख रुपए को डिसऑनर कर दिया। वो चेक को क्या कर दिया? डिसऑनर। क्योंकि उसने कहा अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं हो रहे, या साइन मैच नहीं हो रहे, या डेट गलत है, या ओवरराइटिंग है, इस वजह से। और दोस्तों बैंक वाले भी क्या करते हैं? डिसऑनर के चार्जेस लगा देते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं? डिसऑनर के चार्जेस लगा देते हैं। मुझे बताओ, द फाइन और पेनल्टी दैट द सप्लायर और बैंकर, अच्छा हो सकता है बैंकर तो मुझे लगाएगा, मैं तुम पे लगा दूंगा भाई, मैं थोड़ा छोड़ूंगा, मैं कहूंगा भैया तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं क्यों नुकसान बेयर करूं? फॉर डिसऑनर ऑफ अ चेक इज अ पेनल्टी इंपोज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। कह रहा है ये पेनल्टी जरूर है, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ सप्लाई। कह रहा है चेक डिसऑनर फाइन और पेनल्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विस एंड नॉट टैक्सेबल। क्या एग्रीमेंट डिसऑनर का हुआ था? नहीं, बट बैंक्स आपसे पैसे चार्ज करेगी, क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक है और बैंक ने एग्रीमेंट्स में लिखे हुए हैं, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, बट आपने उसको कहां पढ़ते हो? टर्म्स एंड कंडीशन पे बस ओके 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 डन कर देते हो, साइन कर देते हो। टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है चेक डिसऑनर होने के चार्जेस कटेंगे, तो वही चार्जेस उन्होंने काट लिए। तो बाय एग्रीमेंट उन्होंने डिसऑनर के चार्जेस लिखे हुए थे, वो काट लिए। और ये कोई डिसऑनर होने का कोई एग्रीमेंट नहीं था हमारा कि हम कभी चेक डिसऑनर होंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इस वजह से ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। इट इज नॉट अ सप्लाई, हेंस नॉट टैक्सेबल। पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, अगेन ये भी वैसा ही है। पेनल्टी इंपोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ ब्रीच कर दिया, लॉ गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, और गवर्नमेंट ने क्या लगा दी? पेनल्टी। जैसे जीएसटी का कानून ही तोड़ दिया। जीएसटी के कानून में लिखा हुआ था कि आपको 10 तारीख तक, नहीं सॉरी 11 तारीख तक रिटर्न भरनी है जीएसटी R1, नहीं भरी तो गवर्नमेंट ने क्या लगा दी? लेट फी या पेनल्टी। कह रहे ऐसे केस में जो पेनल्टी लगाई है, ये पेनल्टी सप्लाई थोड़ी ना माना जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नॉट अ सप्लाई, हेंस नॉट टैक्सेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉई लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर मिनिमम एग्रीड पीरियड। आपका, आप एम्प्लॉई हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था। क्या एग्रीमेंट किया था? क्या जॉब नहीं छोड़ सकते कितने साल तक? 10 साल तक। आपने देखा होगा ऐसा होता है, कंपनी से बॉन्ड बनवा लेती हैं, बॉन्ड में लिख देती है, एग्रीमेंट में लिख देती है कि 10 साल तक आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ा तो हम या तो आपकी तनख्वाह जो उस महीने की तनख्वाह है वो जब्त कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, या फिर
हम आपसे कुछ कॉम्पेंसेशन लेंगे। क्या लेंगे? कुछ कॉम्पेंसेशन। क्या ये कॉम्पेंसेशन इट इज अ सर्विस? नो। तो ये बात क्लियर की गई। Therefore, such amount recovered by employer are not taxable as a consideration for the service of agreeing to tolerate an act or a situation. तो अगेन यहां पर भी बोल रहे हैं इट इज forfeiture of salary और पेमेंट ऑफ बॉन्ड। किस वजह से? इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉई लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर मिनिमम एग्रीड पीरियड। अगर एग्रीड पीरियड से पहले चले गए, अगेन दोस्तों ये भी सप्लाई माना नहीं जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये भी सप्लाई माना नहीं जाएगा। नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? लेट पेमेंट सरचार्ज और फी। The facility of accepting the late payments with interest or late payment fee, fine or penalty is a facility granted by supplier naturally bundled with main supply. Since it is ancillary, तो ये बात हम लोगों ने शायद पढ़ ली है पहले ही। हम लोगों ने वो पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था वो इसी को देखते हुए पढ़ा था। तो लेट पेमेंट फी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी ये रही। हम लोगों ने पढ़ा था ना लेट फी, ये वाला इट इज अ सप्लाई। बोला था कि नहीं बोला था? इट इज अ सप्लाई, इसको इंक्लूड किया जाएगा। और अगर इस प्रिंसिपल पर जो भी जीएसटी रेट लगेगा वो पूरी वैल्यू पे लग जाएगा। और उसी पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा कि सर अगर ये जीएसटी रेट ही नहीं लगा हो तो एग्जेम्प्ट हो तो? हाँ, तो पूरी वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर। आपको पता है आप अगर बिजली आज आप यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको बिजली के कंजम्पशन के एक फिक्स चार्जेस देने पड़ते, फिक्स चार्जेस देने पड़ते। द मिनिमम फिक्स चार्जेस कैपेसिटी एंड वेरिएबल एनर्जी चार्जेस आर चार्ज फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नॉट टैक्सेबल एज इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता ही नहीं है। यह बात क्लैरिफाई करी। क्या? फिक्स्ड कैपेसिटी, तो जो बिजली सप्लाई की जा रही है ना आपको, लिखेंगे नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। सीधी सी बात है, इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लैरिफाई किया गया, ठीक है? इस पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता, इस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। नेक्स्ट इज कैंसलेशन चार्जेस। नाउ व्हाट इज कैंसलेशन चार्जेस? जैसे आपने बाय एयर टिकट ली हुई है, बाय रेलवे टिकट ली हुई है और वो आप कैंसिल करा देते हो। कैंसिल करने के वो क्या लेते हैं आपसे? चार्जेस। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, क्या लिखा है? कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ रेलवे टिकट फॉर अ क्लास वुड अट्रैक्ट जीएसटी। अब ये क्लैरिफाई किया हुआ है, जिन चीजों पे गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लगाने के लिए उन चीजों पे लगाएंगे, वरना नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बोला कि ट्रेवल की टिकट्स अगर आप कैंसिल करते हो तो जो पर्सन आपको वो अलाउ टिकट दे रहा था और वो कैंसिलेशन होने की वजह से उसको नुकसान हुआ, दैट इज अ सर्विस और इस पर जीएसटी लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो कैंसिलेशन चार्जेस मैं लिख देता हूं, कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ ट्रेवल टिकट। कोई भी ट्रेवल टिकट कैंसिल होती है, इट इज अ सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। इज दैट क्लियर? इस पर जीएसटी लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल तो बेटा ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से, स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी केजरीवाल जी ने
बहुत ही समझदारी से एक स्लैब रेट इस्तेमाल किए। अब हम जैसे लोग जो एसी यूज कर रहे हैं, अगर मान लो अपने घर पे, तो एक एसी आने की वजह से अब आपकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। बिजली कंजम्पशन, जब एक एसी है, दो एसी, तीन एसी है, जितनी ज्यादा बिजली कंजम्पशन लगाओगे, रेट पर यूनिट जो बिजली का रेट है वो महंगे वाला रेट लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चाल चली, जो गरीब जनता है, जो एसी वगैरह यूज ही नहीं कर रही, जिनकी 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 बिजली बहुत ही कम यूज होती है, वहां पर तो क्या कर दिया, बिजली मुफ्ती कर दी, ऑलमोस्ट देनी ही नहीं है बिजली, कट कोई अमाउंट ही नहीं देना। और फिर जो बिजली हम प्राइवेट, जहां पर एक एक कैपेसिटी से, एक यूनिट से, नंबर मिनिमम यूनिट से ज्यादा अगर आप यूनिट यूज करते हो, तो वहां पर बिजली के रेट महंगे कर दिए। ये लॉजिक लगाया गवर्नमेंट ने और खूब कमाया गवर्नमेंट ने, खूब। मतलब गवर्नमेंट ने भी और प्राइवेट कंपनीज ने भी, क्योंकि आपको तो पता है ना, हमारे पास जो बिजली पहुंच रही है वो तो या तो रिलायंस दे रहा है या टाटा दे रहा है आज के टाइम पर, है ना। रिलायंस, एनडीपीएल, एनडीपीएल जो कंपनी है ना, न्यू दिल्ली पावर कॉर्पोरेशन, ये जो एनडीपीएल लिमिटेड, ये रिलायंस ने, सॉरी टाटा ने वेंचर कर लिया इसके साथ, टाटा ने। और बीएससीएस करके जो कंपनी है, बीएससीएस जो हमारे दिल्ली में, तो दिल्ली की बात कर रहा हूं अगर मैं कंपैरेटिवली, तो दिल्ली में जो बिजली सप्लाई हो रही है वो बीएससीएस के थ्रू हो रही है। तो बीएससीएस को किसने खरीद लिया, रिलायंस ने। किसकी अंडरटेकिंग है वो, रिलायंस की। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सब चीजें हैं, क्लियर है एवरीवन? दैट्स इट। तो ये अनडिवाइडेड शेयर, ये तो उसी चीज को ना क्लैरिफाई किया जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया ना, उसी पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स एग्जांपल्स दिए। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको पहले ही दे दिए, तो अभी हमें पढ़ने की वो वाली चीज जरूरत नहीं है। मैं आ जाता हूं नीचे। अगर मुझे कोई चीज आपको बतानी है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। इलस्ट्रेशन 21, ये भी जॉब वर्क पे है। जॉब वर्क पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये जॉब वर्क पे जीएसटी लगा दिया, ठीक है, डन। और वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है ना, जॉब वर्क। ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, ये जरूर एग्जांपल्स आप पढ़ लेना। ये सब, वो जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उन सब पॉइंट्स के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सब उसी के एग्जांपल, वाह, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार रीड कर सकते हो। और इसके अंदर ये सब का सब, ये सब वही टेबल चल रहा है, ठीक है, वही टेबल चल रहा है, शेड्यूल नंबर 2। नाउ यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वापस, सेक्शन नंबर 7(2)(a). दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है ये, या ट्रांजैक्शंस which are specified in schedule 3 and are neither treated as supply of good nor as सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोस्तों, इसका मतलब है हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट। जी हां, क्या पढ़ने वाले हैं? नेगेटिव लिस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब नेगेटिव लिस्ट वैसे तो इंटरमीडिएट में भी आप पढ़ चुके हो, वही बात पढ़नी है हमने इंटरमीडिएट वाली, ठीक है। इंटरमीडिएट वाले पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वैसे नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो इंटरमीडिएट में पढ़ देते थे, मैं वही बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट पढ़ा हुआ है, फिमिट। मैं बच्चों को याद करवाता हूं, फिमिट, एफ से फ्यूनरल
सर्विस। जिस फ्यूनरल का मतलब है क्रिमेशन, बरियल, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन। जी हां, अगर किसी की क्रिमेशन की जाती है, अंतिम संस्कार, तो वो भी एक सर्विस है, बट गवर्नमेंट ने कहा ये सप्लाई नहीं है। सर्विस तो है पर ये सप्लाई नहीं है। तो फ्यूनरल सर्विसेज इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या ये बात क्लियर है? आई से याद करना है हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल है, इट इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड ही नहीं होता, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में तो मूवेबल प्रॉपर्टी आते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल करते हो, इट इज नॉट अ सप्लाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? बट एक बात यहां पर मैं बता दूं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होने से पहले ही आपने पेमेंट दे दी, तो दोस्तों ये सर्विस मानी जाएगी। बताओ क्या समझे? वेयर पेमेंट is received from buyer of immovable property before completion of construction, before completion of construction। जी हां, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने से पहले अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ पैसे आपने मुझे दे दिए ना, तो दोस्तों वो सर्विस मान ली जाएगी। इट इज अ सर्विस। बोलो हाँ या ना? इट इज अ सर्विस। तो एक्सेप्शन है वेयर पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज अ सर्विस। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। एम, एम इज सप्लाई बाय एमपीज एमएलएस। दोस्तों एमपीज और एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ऑफ एनी बॉडी established by government under an act of parliament। बच्चों ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी तो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ। अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। यस और नो? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डायरेक्टर या प्रेसिडेंट ऑफ एनी बॉडी established by government under an act of parliament, it is covered under, it is covered under negative list। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नेगेटिव लिस्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, एमपीज एमएलए के अलावा मेंबर ऑफ पंचायत भी इसमें आप लिख सकते हो, और मेंबर ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। फंक्शन परफॉर्म बाय एनी पर्सन जिसको पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन से, वो भी हो सकता है। फंक्शन परफॉर्म्ड बाय पर्सन हु हैव पावर्स। जिसको पावर कहां से मिली है बताओ? जिसको पावर कहां से मिली है? हु हैव पावर्स कहां से? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन
बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज दैट क्लियर? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है इनको, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से पावर रिसीव की है, ये लोग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने सीधा सीधा क्लैरिफाई किया, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हम बात कर रहे हैं फिमेट की, एफ से फ्यूनरल, जिसमें और भी आते हैं क्या, क्रिमेशन, मॉर्चुरी, बरियल, दफनाना होता है ना, दफनाना, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन, ठीक है, तो ये सब इसी में आते हैं। एमपीज एमएलए हो गया। इसके बाद याद करो ए से एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बच्चों लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग भी एक्शनेबल क्लेम है। ये ऐसे क्लेम्स है जिनके अगेंस्ट क्या लिए जा सकते हैं, एक्शन। याद है मैंने बताया था, जो डेट अनसिक्योर्ड होते हैं, या अनसिक्योर्ड है ना, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, टिकट लग जाए तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बट आप कोर्ट में जा सकते हो, एक्शनेबल क्लेम। गवर्नमेंट ने कहा इस पर जीएसटी लगेगा, एक्शनेबल क्लेम्स बाकी इसके अलावा कोई होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। टी से ट्रिब्यूनल, सर्विस बाय ट्रिब्यूनल या कोर्ट, है ना, ट्रिब्यूनल और कोर्ट क्या कर रहे हैं, केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए भी वो फीस लेते हैं, तो जो भी वो फीस ली जाती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ई से सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस, अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जॉब के अंदर, तो ऐसे केस में भी यहां पर कोई ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? यस, ऑनलाइन गेमिंग पे भी जीएसटी अप्लाई है, बिल्कुल है। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग गेमिंग में ही आ जाता, इसी में आ जाता ना बेटा, ई। अच्छा, इसके अलावा जो अब तक हमने नहीं पढ़ा था वो ये, कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटर्ड इनटू इंडिया। क्या मतलब है? अब ये पॉइंट फिमेट के अलावा वाले जो दो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब मान लो यूएसए से गुड्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो भाई एक बात बताओ, इस पे तो जीएसटी कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर कोई यूएसए से ऑस्ट्रेलिया में गुड्स को डिलीवर कर रहा है, इस पे जीएसटी इंडिया में क्यों लगेगा? नो जीएसटी, ये तो लॉजिकल है। वैसे फिमेट पर ही ध्यान दो, ये सब फालतू की बात है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाएगा तो ऑब्वियसली जहां पे इंडिया का मतलब ही नहीं है तो उस पर जीएसटी लगेगा ही। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगर आप वेयर हाउस गुड्स को सप्लाई कर दो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के क्लियरेंस से पहले, घर पे नहीं दिया, डिलीवरी नहीं करी है, वेयर हाउस गुड्स को सप्लाई कर दिया किसी भी पर्सन को, दोस्तों ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब यार देखो क्या होता है कि जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट कराने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जो इंपोर्टर होता है, या तो उसके पास पैसे हैं, ड्यूटी है, तो वो क्या करता है, ड्यूटी देता है कस्टम डिपार्टमेंट को और वो गुड्स को लेकर चले जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होम कंजम्पशन। नंबर दो, ड्यूटी नहीं है देने के लिए, अभी फिलहाल के लिए मैं वेयर हाउस पर रखवा देता हूं और फिर उसके बाद मैं क्लियरेंस करवा दूंगा होम कंजम्पशन के लिए। इज दैट क्लियर?
तो अगर मैंने वेयर हाउस में रखवाया और सप्लाई कर दिया किसी भी पर्सन को बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अब मैं अगर वो वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, कौन कर रहा होगा? गवर्नमेंट कर रहा होगा। तो ऐसे केस में ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ये कहना चाहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी फर्दर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगेन ये इंपोर्ट की बात हो रही है दोस्तों, यहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इंपोर्ट नहीं, सॉरी, dispatched from port of origin located outside India but before clearance for home consumption. Supply of goods by consignee to any other person, रस्ते में, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से गुड्स आ रहे थे और वो रस्ते में ही किसी और को दे दिए गए तो वो सप्लाई माने नहीं जाएंगे। इंडिया आने से पहले ही सप्लाई कर दिए तो वो सप्लाई माने नहीं जाएंगे। तो इसमें भी कोई खास बात है नहीं। वैसे इतनी बात याद कर लो कि सप्लाई ऑफ warehouse goods before home consumption, अगर हम किसी को ये वेयरहाउस गुड्स सप्लाई कर देते हैं होम कंजम्पशन करने से पहले, तो दोस्तों ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। कस्टम डिपार्टमेंट ने किसी को भी सप्लाई कर दिया वो वेयरहाउस गुड्स होम कंजम्पशन क्लियरेंस होने से पहले, तो ऐसे केस में वो सप्लाई माना नहीं जाएगा, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये, इज दैट क्लियर एवरीवन? बस तो मोटा मोटा ना आपको सच बताऊं तो मेन 6 पॉइंटों पर ध्यान दो। फिमिट, एफ से फ्यूनरल, आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी, एम से एमपीज एमएलएस, ए से एक्शनेबल क्लेम, टी से ट्रिब्यूनल, ई से एम्प्लॉयर। ठीक है, यही 6 पॉइंट्स पर ध्यान दो बस। बाकी 7वां वाला वैसे ही इलॉजिकल है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जाएगा तो जीएसटी लगेगा क्यों? ठीक है, और दूसरा वाला भी बिल्कुल ऐसा पॉइंट है कि जिस पर जीएसटी का मतलब नहीं बनता। वेयर हाउस गुड्स है, इंपोर्ट करा लिए बट जीएसटी क्यों लगेगा? अभी इंपोर्ट करा लिए, अगर क्लियरेंस कर देता होम कंजम्पशन तो जीएसटी लगता, बट अगर मैं वेयर हाउस गुड्स को बिफोर होम कंजम्पशन किसी को भी सप्लाई कर दूं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये कस्टम डिपार्टमेंट की बात हो रही है। कस्टम डिपार्टमेंट अगर होम कंजम्पशन नहीं दे रहा है, किसी को भी बेच रहा है तो ऐसे केस के जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। बोलो, शेड्यूल नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग क्या करोगे, ये एग्जाम्पल सारे कवर अप करोगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल्स प्लीज पढ़ के आओ और अगली क्लास में हम लोग और ज्यादा बातें करेंगे और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई भी पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास के अंदर मैं आपका थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का ओवर कर दूंगा। फिर इसके बाद अच्छा कॉम्पोजिशन स्कीम भी इसी चैप्टर में है, तो हम लोग उसके बाद फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। सप्लाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।